हेलो एवरीवन, दिस इज़ नील और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज। आज हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ये जो हमारी क्लास रहेगी ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, इसलिए बच्चों आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और रिविजिटर हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बाद में आप भूल जाते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखो, हम लोग अपनी जो आज का क्लास को शुरू कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ही आपको अवेलेबल करा दूँ। लेकिन आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट बिकॉज कि अगर आपके पास रिलेवेंट बुक्स हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है एक स्पेशल पीडीएफ से पढ़ने का। आप आसानी से इस वीडियो और साथ साथ में अपने बुक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग कंटेंट को देखते हैं। देखो, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। मीन्स भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन। एक्चुअली यूरोपियन जितनी भी कंपनीज थी, जितने भी कंपनी थे, वो लोग कंपनी बना करके आए थे। लेकिन एक आप लोगों को फैक्ट में बताता हूँ, शुरू के ही टाइम में, कि एक पुर्तगीज थे, उनकी कंपनी नहीं थी, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच कंपनी थी, रशियन की कंपनी थी, लेकिन हमारे पुर्तगीज कंपनी बना के नहीं आए थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि इनका एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस। इस तरीके से ही वो लोग आए थे और हिंदुस्तान के जो राजा हुआ करते थे, आप देख सकते हो यहाँ पर राजा हैं। इसी प्रकार से जो भी यूरोपियंस आते थे उनको वो लोग वेलकम करते थे। ये लोग फ्लैग लेकर आते थे, बड़े बड़े फ्लैग्स पे आते थे, शिप पे आते थे, और वो ऐसे ही डोंगी लेकर आते थे, और लोकल लोगों के साथ साथ जो उनका राजा होता था वो उनको वेलकम करता था। तो हमारी ये डे 1 की क्लास है, ध्यान रखिएगा। हम लोग ऐसे ऐसे पूरी सीरीज़ को चलाने वाले हैं और कंप्लीट भी करने वाले हैं। वैसे हम लोग आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पे जितने भी फ्लैग्स हैं, सारे के सारे जितने भी ईस्ट इंडिया की जितनी भी कंपनियाँ थीं, उन सभी का फ्लैग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पुर्तगीज़, ये डच वाले, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर जो भी फ्रांसीसी थे या फिर जो भी नीदरलैंड वाले थे, सभी का आपको यहाँ पे फ्लैग्स मिल जाएगा। सभी को हम लोग एक एक करके कंप्लीट भी करते हैं, देखते हैं। देखो, सबसे पहले कौन कौन सी बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको जान लेना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों आप लोग याद रखना कि जितनी भी बुक की यहाँ फोटोग्राफ्स है, सारी की सारी बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है। स्पेक्ट्रम भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलती है। बिपिन चंद्रा की ये जो बुक है ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलती है। साथ में सोनानी बल्सन मैम की जो बुक ये है, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती है। तो आपको जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल लगे, आप उसकी बुक जरूर खरीद लीजिएगा। क्योंकि आप याद रखना, इस बुक के अगर ये बुक नहीं है आपके पास तो आपको बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि पीडीएफ मैं कुछ दिन के बाद दूंगा, और आप छोटी मोटी जो रिलेवेंट बुक होती है, मैं जैसे बता रहा हूँ लूसेंट वगैरह, तो उससे आपको बहुत सारी टॉपिक नहीं मिलेगी। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। इसमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारी की सारी बुक खरीदना ही पड़े। आप इसमें से कोई भी एक बुक ले लोगे तो चलेगा। वैसे जो कंटेंट अभी मैं करा रहा हूँ वो हमारी स्पेक्ट्रम बुक का है, ध्यान रखिएगा। देखो, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो पॉइंट है, उसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन आए थे और सबसे लास्ट में कौन आए थे। तो आज की क्लास में हम लोग इस चीज़ को वी विल लर्न अबाउट 5 कंपनीज हु केम टू इंडिया। आज की क्लास में हम उन 5 कंपनियों के बारे में जानेंगे जो कि हिंदुस्तान में आई थी। वो कौन कौन सी कंपनी थी? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे ब्रिटिश, फिर आए थे डेनिस जो नीदरलैंड वाले थे, और लास्ट में आए थे कौन? हमारे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सारे के सारे उनका सीरीज है। सॉरी, एक जगह के लिए। देखो, अब एक चीज हमारे दिमाग में आता है, दिमाग में आता क्या है कि जितनी भी हमारी कंपनीज थी, चाहे वो पुर्तगीज हो, डच हो, ब्रिटिश हो, डेनिस हो या फ्रेंच हो, वो इंडिया में आई क्यों थी? क्या कारण था उनके हिंदुस्तान में आने का? वो ऐसे ही घूमने तो नहीं आए थे। तो इन चीज़ों को ही हम लोग समझते हैं। वाई डू यूरोपियन वॉन्ट्स टू कम इंडिया? ऐसा क्या कारण था जिसके कारण यूरोपियंस हिंदुस्तान आना चाहते थे? तो देखो, उसके पीछे जो भी काउज हो हम उसको क्लियर करते हैं। उससे पहले सारे का सारा का फ्लैग हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जितने भी फ्लैग्स आपको पता रहेगा तो आप उससे समझ पाओगे कि कौन से। अगर बाय द वे कोई आपके पास सामने में एक फोटोग्राफ दिख गई जिसमें वीसी लिखा हुआ मिल गया, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे ये डच वाले लोग थे, आपको डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे आप ये वाला फ्लैग देखोगे तो आपको फट से समझ में आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन वाले थे। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहला जो ये फ्लैग देख रहे हैं, ये नंबर 1 आप जो फ्लैग देख रहे हो, ये फ्लैग हमारा बच्चों है पुर्तगीज का। पुर्तगाली लोगों का जो भी शिप्स हुए करते थे उसके ऊपर ये झंडा रहता था। दूसरा हमारा वीसी, इस पे VOC लिखा हुआ है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये डच वाले थे।
क्लियर है। और जो थर्ड हमारे हैं, ये हमारे आप लोगों, ये फेमस है, फेमस फ्लैग है, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश लोग थे, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राज किए थे हिंदुस्तान पर, और इनका बहुत बड़ा प्रभुत्व भी रहा था पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग सब स्टेट्स में। तो थर्ड नंबर पे बीच में है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश, ब्रिटेन वाले लोग। और चौथे हमारे जो हमारे यहाँ पे प्लेयर हैं, उनका नाम है डेनिस। और सबसे लास्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो जितने भी कंपनी हिंदुस्तान से गए, सिवाय किन के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के, ये लोग अपने लालच के कारण चले गए थे, लेकिन ये ज़्यादा लालच नहीं किए, इसलिए लंबे समय तक हिंदुस्तान में इनका पकड़ भी रहा था, हिंदुस्तान के आवाम पे और हिंदुस्तान के जो भी राजा हुआ करते थे उन सबों पे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो आप लेफ्ट साइड में मैप देख रहे हो, ये हमारे यूरोप का, जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं यूरोपियंस, वो हमारे इसी रिंग के अंतर्गत आती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे कि ब्रिटेन हुआ, स्पेन हुआ, साथ में रसिया हुआ, फिर नीदरलैंड हुआ, डेनमार्क हुआ, ये सारा का सारा आपको इसी एरिया में मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा बड़ा सा रसिया, सोवियत यूनियन है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज थे वो यहाँ पर थे, और पुर्तगीज़ वगैरह भी इसी के पास में ही है। टोटल ये आप देख रहे हो, यही सब एरिया से वो लोग आए थे हिंदुस्तान। पहले उनका बिजनेस लैंड के वे से होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में यहाँ प्रॉब्लम किन से हुई थी, तो वो हो गई थी प्रॉब्लम्स मिडिल यूरोप के जो भी रूलर्स हुआ करते थे, जैसे कि हमारे कॉन्स्टेंटिनी, और साथ साथ में और भी बहुत सारे वहाँ पे थे रूलर्स थे। उन लोगों ने मतलब उधर से मतलब लैंड वे उनका ब्लॉक कर दिया था। तो ब्लॉक करने के पीछे कारण क्यों था, क्योंकि वो लोग जिस प्रकार से उन लोगों की डिमांड थी पैसों की, साथ में टैक्सेस की, वो नहीं वो लोग पूरा कर रहे थे, इसलिए जो भी थे वो लोग ब्लॉक कर दिए थे। तो इसके लिए ही एक नया रास्ता चूज किया गया था उन लोगों के द्वारा। उन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। और ऐसा एक कारण क्या हुआ था, जो इतने दूरी से वो लोग हिंदुस्तान आए थे। अब सोचो हिंदुस्तान यहाँ आया, डेनमार्क, और ये हमारा जो यूरोपियन कंपनी है इधर, तो इधर से आ जाता था तो शॉर्टकट पड़ता था, लेकिन इधर लोग घुमा करके पूरा सी रूट से आए थे। तो क्या कारण हुआ था, इन्हीं सब चीज़ों को आज की वीडियो के में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को इन डेप्थ समझते हैं। देखो, वाई डू यूरोपियन वांट्स टू कम इंडिया, यूरोपियन लोग हिंदुस्तान क्यों आना चाहते थे। तो हिंदुस्तान आने के पीछे उनका एक कंडीशन था। वो कंडीशन क्या था कि उन लोगों को, देखो इसको आरपीटी के माध्यम से भी समझते हैं और 3G के ही माध्यम से समझते हैं। 3G क्या है मैं वो भी बता दूंगा आपको, और इसको मैंने आरपीटी के रूप में यूज़ किया है। आप इसको भी मैंने क्लियरली अभी अब समझाया, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो सबसे पहला अब क्या है, सबसे पहला रिलीजन। जो भी यूरोपियन कंपनी थी, जितने भी कंट्रीज थे, वो लोग चाहते थे कि उनका जो धर्म है वो सिर्फ उनके ही सब कंटिनेंट में ना सीमित रहे, बल्कि अब उनके कंटिनेंट से बाहर के कंटिनेंट में भी जाए। इसीलिए भी वो लोग समुद्री यात्रा करते थे, वॉयज करते थे, और एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे, क्योंकि सबसे पहला उनको प्राइमरी मकसद था उनका रिलीजन का। लेकिन इस बात के बारे में पूरा क्लियरिफिकेशन किसी भी बुक में नहीं लिखी हुई है कि वो सिर्फ रिलीजन के लिए ही गए थे। दूसरा था हमारा वैभव, प्राइड। आप लोग जानते हो जितने भी राजा हुआ करते थे पुराने जमाने के, उनमें एक बात थी कि वो लोग शान के लिए कुछ भी कर जाते थे। उन लोगों की मतलब देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी इस प्रकार की थी कि वो किसी से भी लड़ जाते थे, किसी को भी दोस्त बना लेते थे। तो उनका एक ही मकसद था कि शान, जहाँ पर शान की बात होगी तो वहाँ पे यूरोपियन कंपनीज अपने पूरे का पूरा दस्ता के साथ, सेना के साथ वहाँ चले जाते थे, लड़ भी लेते थे, और ज़रूरत पड़ने पर अगर सामने वाले से लड़ नहीं पाते थे तो उसके साथ वो लोग वैवाहिक संबंध वगैरह स्थापित करके अपने रिलेशन को पक्का कर लेते थे। तीसरा नंबर था व्यापार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग जो इतिहास को पढ़ने वाले हैं अब आज, उसमें इस चीज के बारे में क्लियरली लिखा हुआ है कि जितनी भी ईस्ट इंडियन कंपनी थी, वो लोग कहीं ना कहीं से व्यापार के ही लिए अपने मुल्क को छोड़ी, अपने कॉन्टिनेंट को छोड़ी और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में हुए थे। 3G में क्या था, 3G आपको याद करने के लिए सबसे पहला है गॉड, दूसरा है ग्लोरी, और तीसरा है हमारा गोल्ड। गोल्ड मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे 3G को हम लोग जरूरी नहीं, मैं आप लोग एग्जामिनेशन में ऐसा मत लिख देना, मैं आपको समझाने के लिए यूज़ किया हूँ, ये टर्म्स का यूज़ किया है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट है व्यापार। क्या ट्रेड का मतलब क्या था, क्यों अब यूरोपियन कंपनी को क्या जरूरत पड़ गई जो अपने कंट्री को छोड़ करके, अपने कंटिनेंट को छोड़ के दूसरे एक बहुत दूर के कंटिनेंट में चले गए वो ट्रेड करने के लिए। भाई ऐसी कौन सी आपदा पड़ी थी वहां पे जो उनको दूर जाना पड़ा था। तो इसका सिंपल सा जवाब है मसाला। देखो एक्चुअली जो कंट्री है यूरोपियन, पुराने जमाने में आज से 200, 250, 300 साल पहले वहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीजर्स नहीं हुआ करते थे। और आपको पता है ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग के प्रदेश के हिसाब से चावल, गेहूँ इत्यादि उपज जाते हैं, वहाँ पे ऐसी उपज नहीं होती है। तो वो लोग जो चावल, गेहूँ वगैरह होता था वो लोग एशिया वगैरह से ले जाते थे इम्पोर्ट करके,
और जहाँ तक बात आती है उनका मेन फूड, तो वो होते थे चिकन, मटन, बीफ, पोर्क, यही सब वो लोग खाया करते थे। तो उन लोगों के यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या ये आती थी कि जब भी वो लोग पोर्क या फिर मटन या चिकन किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना चाहते थे तो वो प्रिजर्व नहीं हो पाता था। पता चलता था क्या कि 1 दिन 2 दिन के बाद वो सड़ने लगता था। तो उस सड़न से बचने के लिए वो लोग कुछ तो एक तरीका अपनाते जिससे वो लोग उस सड़न को रोक सकते थे। तो भाई अभी के टाइम में ना रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीजर्स हो गए हैं जिसमें आप एक महीने तक किसी भी मीट को आप रख सकते हो, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने में मसाला स्पाइसेस एक ऐसा चीज़ बनता, देखो दो चीज़ होता था, एक सॉल्ट और दूसरा स्पाइसेस। तो सॉल्ट अगर मीट में डाल दीजिएगा तो वो खाने लायक ही नहीं बचेगा, क्योंकि सॉल्ट अगर धोगे तो थोड़े उसमें से मीट में से सॉल्ट निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो वो लोग यूज़ करते थे स्पाइसेस डालने पे वो लोग स्पाइसेस को हटा भी सकते थे, और अगर बचा हुआ उसमें स्पाइस लगा हुआ भी फिर भी उसको एरोमेटिक उनके खाना को बना ही देता था, खुशबूदार बना ही देता था। तो इसीलिए उन लोगों का एक बहुत बड़ा सोर्स था अपने खाने को प्रिजर्व करने का स्पाइसेस। तो स्पाइसेस के कारण ही वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने लगे थे। शुरुआत के टाइम में जब हिंदुस्तान से सिल्क रूट के माध्यम से चाइना के तरफ से मिडिल यूरोप में जब बिजनेस चला करता था, उस समय में क्या होता था कि जो हमारे यहाँ 1 रुपये की चीज़ होती थी वो 64 गुने रेट में जाकर के बिक जाती थी कहाँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो एक तरीके से यूरोपियंस को इस बात का पता तब चला जब सबसे पहले वास्को डी गामा हिंदुस्तान आया और उन्होंने यहाँ के रेट को देखा। उसके बाद वो फर्स्ट वोएज पे जो अपने सामान को ले गए थे तो उनको समझो तो 300 टाइम्स उनको बेनिफिट मिला। इस कारण से वो समझो तो ये चीज़ का राज पता चल गया कि ओहो, बीच में जितने बिचौलिए हुआ करते थे रूट में, जो लैंड रूट होता था, तो उस बिचौलियों को खत्म करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई जिसमें उन्होंने क्या किया कि यूरोप से वो डायरेक्ट बिजनेस करने लगे थे। तो इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। वैसे स्पाइसेस क्या मकसद रखता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो ये जो फोटोज आप देख रहे हो ये यूरोपियन इमेज है, पीसा वगैरह आप देख सकते हो, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। आपको ये सब चीज़ वहाँ अगर घूमने जाओगे तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो वहाँ का जो प्रदेश है वो कैसा है बच्चों, वहाँ का प्रदेश है ठंडा। पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्री गर्म नहीं है, वो है ठंडा। और ठंडा प्रदेश होने के कारण वहाँ पे प्रिजर्व करने में किन चीज़ों को, मीट को प्रिजर्व करने में बहुत समस्या आती थी। तो इसीलिए उन्होंने एक ट्रिक अपनाया था कि वो लोग यूज़ करते किसका, स्पाइस का। आप लोग जानते हो ये मरीच कहलाता है। मरीच हम लोग अपने यहाँ खाना में इस्तेमाल करते हैं। इसको काली मिर्च भी कहा जाता है, मरीच भी कहा जाता है, काली मिर्च भी कहा जाता है, ब्लैक पीपल इंग्लिश में उसको कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके मीट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता था। तो यही कारण था। देखो आप अगर पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को पढ़ोगे ना तो उसमें आपको हर जगह जहां भी मेंटेन किया हुआ है बिजनेस, हर जगह बिजनेस को ही मेंटेन किया हुआ है। प्राइड और रिलीजन के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं है। लेकिन जो भी ल्यूरेट्स है, जो भी ज्ञानी हैं, जो चीज़ जो पढ़ाते हैं हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को, तो वो इन चीज़ को मेंशन किए हुए हैं कि राजा लोग का मेंटेलिटी क्या होता था पुराने ज़माने का। तो आगे हम लोग फिर इन चीज़ों को देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा मैप है वर्ल्ड का। वर्ल्ड के मैप में अलग अलग जितने भी कंटिनेंट्स हैं आपको ये दिख रहा है। ये रहा अपना हिंदुस्तान, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, और ये है हमारा यूरोप। अब यूरोप से बात शुरू होती है कहाँ से, व्हाई डिफरेंट रूट टू कम इंडिया। ऐसा क्या कारण हुआ था जिसमें कि जो हमारे सबसे पहले आगंतुक थे हिंदुस्तान में, वास्को डी गामा, उन्होंने लैंड रूट जो कि ज़्यादा नज़दीक था उसको छोड़कर इन्होंने इतना लंबा सा रूट लिया था। ऐसा क्या कारण बना था? तो इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखो सबसे पहला कॉज यहाँ पर क्या था, वो लोग, मैं इस चीज़ को आपको बताता हूँ। सबसे पहला इस चीज़ की शुरुआत तब हुई जब यूरोप में स्पाइसेस की कमी आ गई। स्पाइसेस की कमी क्यों आई थी मैं बताता हूँ। यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर, मिडिल ईस्ट का ये पार्ट जो हमारा था, ये ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और दूसरा हमारा जो एक और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर था वो था हमारा कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये दोनों जो एम्पायरिज्म वाले थे ये लोग बहुत पावरफुल थे, और साथ साथ में ये लोग आपस में भी लड़ते रहते थे। और एक और कंडीशन कि इधर से जो बिजनेस होता था, इस साइड का बिजनेस जो चलता था, सिल्क रूट हमारा इधर में आता, सिल्क रूट का भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो मिडिल ईस्ट के तरफ से जो हिंदुस्तान में बिजनेस होता था पुराने समय में, उसकी जो मतलब रुकावट आई थी वो हुई थी इनकी लड़ाइयों के कारण। जो भी साम्राज्य वाले या फिर जो भी यूरोपियन कंट्री, चाहे पुर्तगीज हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, नीदरलैंड वाले हो, वो लोग इधर से जब भी इधर जाने लगते थे तो बीच में वो लोग लड़ाई का मतलब सामना करना पड़ता था। और लड़ाई का सामना इसलिए करना पड़ता था क्योंकि ऑटोमन वाले और कॉन्स्टेंटिनोपल वो लोग लड़ाका ही थे,
मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे क्लैश ऑफ क्लैन नाम का एक गेम भी आपको बताता हूँ, वो ऑटोमन साम्राज्य पर ही बना हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग क्लैश ऑफ क्लैन कभी खेले हैं तो नीचे कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा क्लैश ऑफ क्लैन। तो वो आप लोग देखे होंगे किस प्रकार के वो लोग हथियार वगैरह यूज़ करते थे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे अपने मतलब आर्म्ड फोर्स वगैरह में। तो जो भी साम्राज्य वाले इधर से जाते थे भैया, उनको लड़ाई का झेलना पड़ जाता था। कितने बार तो ऐसा हुआ था कि वो लोग सीप लेकर के, देखो इधर से तो सीप से आ जाते थे, और यहाँ स्लिप से जैसे ही इधर से सामान लेके वापस जाते थे तो यहाँ पर कहीं पे उनको लूट लिया जाता था। साथ साथ में बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि उन लोगों के शिप को भी लूट लिया जाता था और लोगों को मार भी दिया जाता था। तो इन्हीं चीज को देख करके जो सबसे पहले जो वॉयज करने वाले थे, समुद्री यात्रा करने वाले थे हमारे वास्को डी गामा, उनको ये चीज पता चला कि अब भैया यहाँ तो स्पाइसेस मिल ही नहीं रही है। हर जगह फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, लिस्बन, जो भी कंट्रीज हमारे यूरोप के थे, नीदरलैंड वगैरह, जो भी जर्मैनिक प्रांत वगैरह सब, तो वहाँ मसालों की कमी आ गई। तो भाई अब क्या करें, मसाला तो मिल नहीं रहा है, तो अब एक उपाय करना चाहिए। तो हमारे श्री वास्को डी गामा साहब ने क्या किया, इन्होंने इस्तेमाल किया सी रूट। ये चलते चलते आगे की ओर बढ़ते गए और यहाँ केप ऑफ गुड होप से होते वो हिंदुस्तान पहुंच गया। अब बात यहाँ हिंदुस्तान जब वो पहुंचे तो यहाँ का पूरा माहौल उनको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली दिखा। जब वो हिंदुस्तान सबसे पहले पहुंचे तो यहाँ पे उनको स्वागत करने के लिए इंडियन जो भी राजा महाराजा थे वो उनको आए थे सबसे पहले, और ये चीज़ उनको बहुत ही अच्छा लगा। वैसे वो डायरेक्ट यहाँ वास्को डी गामा नहीं चलाए थे, यहाँ पर उनको एक गुजरात का ही एक समुद्री नाविक था जो उनको रास्ता दिखाने में मदद किया था। एक्चुअली वो निकले थे बिजनेस करने के लिए। वैसे केप ऑफ गुड होप पे और भी पहले लोग आ चुके थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा मतलब क्या कहते नहीं, उन्होंने अपना पूरा लगा दिया कि भाई जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी सर्च ही करना है हिंदुस्तान, मतलब ट्रैवल ही तो करना है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, खो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम पोल से दूसरे पोल पे चले जाएंगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए उन्होंने एक दिमाग लगाया, बोला कि चलो एक काम करते हैं कि हम केप ऑफ गुड होप तक तो सभी लोग आ जा रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, और ये चले आए हिंदुस्तान हमारे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वास्को डी गामा किस टाइम में पहुंचे, तो केप ऑफ गुड होप के तरफ से वो लोग आगे बढ़ते हुए 1498 ईस्वी में ये वास्को डी गामा साहब पहुंचे कालीकट। कालीकट पहुंचे। वैसे मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बताता हूँ याद करने के लिए। जो भी यूपीएससी या बीपीएससी का एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो, स्टेट पीसीएस कोई भी दे रहे हो, तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन में ये आ सकता है कि सबसे पहले कौन आए थे, सबसे बाद में कौन आए थे, और सबसे पहले कौन गया और सबसे बाद में कौन गया था। तो पुर्तगीज कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो पुर्तगीज के साथ मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं यूज किया, ध्यान रखना इस चीज को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1605 में आई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश वाले थे वो लोग आए थे 1608 में। डैनिश ये लोग कब आए थे, 1618 में। और सबसे लास्ट में हमारे कौन आए थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में आई थी। और एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि सबसे लास्ट में ये आई, और ज़्यादा लालच के कारण सबसे पहले हिंदुस्तान से इनका पत्ता कट गया था। ये लोग डैनिश वाले से लड़ाई कर लिया, साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी इनका अच्छा रिलेशन नहीं था, इसीलिए इनको पहले ही हिंदुस्तान से जाना पड़ गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रांसिस डुप्लेक्स, आपको पता चले इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इन्होंने मतलब एक अलग टेरिटरी बना लिया था हिंदुस्तान में, जिनके कारण इनको हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा था। तो अगर आपको क्लास इंटरेक्टिव लग रही है तो अभी अगर यहाँ पर तक देख लियो तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर, जब बहुत जितनी भी टेरिटरीज थी कहाँ की, यूरोपियन कंट्रीज की जितने भी थे, वो लोग जब हिंदुस्तान आ गए थे तो यहाँ पे सभी के शिप्स को मैंने अलग अलग कलर्स से कर दिया है। तो एक टाइम ऐसा आया था बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम में जितने भी यूरोपियन कंपनीज थी, जो भी कंपनीज अदर देन पुर्तगीज के अलावा ही सारे लोग कंपनी वाले थे, ठीक है। तो वो लोग जब हिंदुस्तान आए थे तो उन लोगों का तो सीवे एक ही होता था, समुद्री मार्ग तो एक ही होता था। ऐसा तो नहीं है कि एक घूम के इतना दूर से जाएगा, ऐसा नहीं होता था। वो लोग सब लोग जाते थे तो एक ही रास्ते थे। अब इसमें मैं बता देता हूँ, डैनिश लोग थे उनके पास सी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी और पुर्तगीज के पास भी थी। वैसे पुर्तगीज ने क्या किया था, एक कुछ एग्रीमेंट वगैरह किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी वो लोग लाए थे, जिसके कारण उन बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं से जो डैनिश लोग थे उनके पास सी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। फिर समय बीता, मतलब करीब 20, ज़्यादा समय नहीं, मतलब 20-30 साल ही बीता। बस ये लोग मतलब पुर्तगीज वाले जो 1498 में आए थे, डच, इंग्लिश और डैनिश, ये लोग का अलग अलग टाइम था। तो ये लोग समय बीता तो ये लोग लड़ाई करने लगे आपस में। जितनी भी कंपनीज थी इनका एक दूसरे के साथ नहीं बनता था, क्योंकि इनके अपने एरिया में यूरोप में भी ये लोग आपस में लड़ लेते थे। क्योंकि राजा, मैं आपको बताता हूँ, एक
व्यंग्यात्मक बात है, बच्चों आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। फॉरेन पॉलिसी ऐसी खराब चीज़ होती है कि उसमें कब कौन सा कंट्री हमारा दुश्मन रहेगा और कब कौन सा कंट्री हमारा दोस्त बन जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब फट से चेंज होने वाला, तुरंत में चेंज हो जाने वाला। थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, सामने वाला कंट्री दुश्मन बन जाएगा, और कुछ अच्छा कर दो तो पता चलेगा वो कंट्री हमारा दोस्त बन जाएगा। तो भाई इन लोगों को पच नहीं रहा था अपने कंट्री में, और यहाँ हिंदुस्तान इन लोगों सबको पता चल गया था, पुर्तगीज, डच वाले, डैनिश और फ्रेंच, सभी को ये चीज़ पता चल गया था कि भाई हिंदुस्तान से रिसोर्सेज बहुत मिल रहा है, सोना भी मिल रहा है, धर्म का भी हम लोग धर्म भी वहाँ फैला रहे हैं, साथ साथ में प्राइड भी मिल रही है। तो भाई प्राइड के चक्कर में लड़ाई तो बड़े बड़े साम्राज्य लूट गए भाई। तो यहाँ ये क्या थे, बस ये लोग समुद्री रास्ता में एक दूसरे के साथ लड़ लेते थे। पुर्तगीज वाले, मैं बता दे रहा हूँ, इन्होंने इन लोग को ऑर्डर मिल गया था, फरमान हमारे जितने भी मुगल साम्राज्य वाले लोग थे उनके द्वारा, ये लोग अपने शिप पे तोप भी रख सकते थे। भैया ये लोग तोप रखते थे, आसपास से जो आता उसके ऊपर गोला दाग देते, एक दूसरे के शिप को जला देते। मतलब समझो तो ये लोग तहस नहस करने लगे। समझो अपने कंट्री में लड़ते थे तो चलो माना ठीक है, आप कंट्री में लड़ रहे हो जगह जमीन के लिए, भाई दूसरे कंट्री में बिजनेस के लिए क्यों लड़ रहे हो? तो भाई ये सब चीज़ ठीक नहीं लगा। तो फिर वो लोग आपस में लड़ते थे, ये भी एक बहुत बड़ा काउस बन रहा था क्लैशिंग का। फिर नेक्स्ट हमारा आया इसके बाद क्या कि देखो, अब आप यहाँ तक पढ़े होंगे तो आपको एक चीज़ बताओ, पता होगा आप लोग थोड़ा सा तो पढ़े ही होंगे इतिहास को, तो आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, फैक्ट्रीज क्या होती थी। मैंने बताया था ना, फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री बिठाया, तो फैक्ट्री में वो लोग क्या कुछ कल कारखाना लगाते थे। आप लोग ऐसा मत समझना कल कारखाना कुछ नहीं होता था। आज की जो फैक्ट्री होती है उसमें हम लोग कल कारखाना, उसको इंडस्ट्रियल फैक्ट्री कहते हैं। वहाँ पे सामान वगैरह बनते हैं, मेटल के हार्डवेयर वगैरह बनते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जो फैक्ट्री हुआ करता था वो एक तरीके का आप कह सकते हो वो गोदाम था। हम लोग जानते हैं गोदाम, आप लोग देखे होंगे घर के आसपास, अगर आप कोई बिजनेस करता होगा तो उसको पता होगा कि वो लोग सामान रखने के लिए, गुड्स रखने के लिए गोदाम का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हिंदुस्तान में हर समय मसाला नहीं मिलता था। मतलब साल में 2 बार या 3 बार खेती होती थी, तो जो टाइम ड्यूरेशन बीच का बच जाता था तो वहाँ पे वो लोग वेट करते थे, और फिर जब वहाँ से मसाला, या देखो हिंदुस्तान से सिर्फ वो लोग मसाला ही नहीं ले जाते थे, आपको बता देता हूँ, हिंदुस्तान से सिल्क जाता था, आइवोरी जाता था, हाथी दांत जिसे कहते हैं वो जाता था। फिर उसके साथ साथ में हमारे यहाँ से चावल की भी बहुत बार खेप ले गए थे वो लोग यूरोप। तो वो लोग इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करके हिंदुस्तान में रखते थे। साथ साथ में नील, आप लोग जानते होंगे, इंडिगो जो मेरा नाम है, वो भी चीज़ की खेती हिंदुस्तान में होती थी, और वो लोग हिंदुस्तान से ही उसको अपने यहाँ ले जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको पता था कि वो लोग अपने कंट्री में अगर इंडिगो की खेती करेंगे तो उससे उनकी फर्टिलिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो वो लोग गोदाम का इस्तेमाल करते थे, किस रूप में? फैक्ट्री। और फैक्ट्री को देख रेख करने वाले जो व्यक्ति उसके मेंटेनेंस करते थे उसको फैक्टर्स कहा जाता था। फैक्टर्स एक एम्प्लॉयज़ होते थे कंपनी के, जो कि उस फैक्ट्री की देख रेख करते थे। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो फैक्ट्री आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो ये सब उनकी फैक्ट्रीज थी, और इसके आसपास वो लोग फोर्टिफिकेशन करके रखते थे। फोर्टिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं किलाबंदी। आप देख रहे हो ना, ऐसे करके पूरा एक तरीके से फोर्ट बना दिया गया है, बगल से बाउंड्री कर दिया गया था, उसको बाउंड्री वाल को फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। ऐसे क्लैश ऑफ क्लैन खेलने वाले बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि कैसे दूसरे कंट्री वाले, दूसरे प्लेयर्स आपके ऊपर अटैक नहीं कर दें, इसलिए आप लोग साइड से बना देते होगे ना वॉल। आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे से भी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जितने भी फैक्ट्री होते थे उनका मतलब वो लोग वो इस्टेब्लिश कहाँ किए होते थे, तो वो लोग वो सभी चीज़ हमेशा इस्टेब्लिश किए जाते थे समंदर के किनारे ही। कभी भी इनलैंड एरिया में वो लोग मतलब लैंडलॉक एरिया या फिर इनलैंड एरिया में वो लोग नहीं बनाते थे। हमेशा जो भी फैक्ट्रीज होती थी वो होती थी समंदरी किनारे में, क्योंकि वहीं पर उनका पोर्ट होता था, और उनका शिप्स जो भी आता था, जो उनके कंट्री उनके सामान को ले जाता था, तो वो सब आसानी से वहाँ से जा सकते थे। इसीलिए हमेशा जो भी फैक्ट्रीज बनाई जाती थी वो कहाँ बनाई जाती थी, तो वो हमारे समंदर के किनारे ही बनते थे। नेक्स्ट है, और हिंदुस्तान में जो कन्फ्लिक्ट होने लगा था आम लोगों से, वो शुरुआत हुई थी फोर्टिफिकेशन के कारण। अब जो देख रहे हो इस प्रकार का जो बना दिया गया दीवार, तो इससे कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान की आवाम को बुरा लगने लगा कि भाई एक तो दूसरे कंट्री से आया है हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए, ऊपर से बिजनेस करना यहाँ तो शुरू कर रहे हो, चलो ठीक है बिजनेस कर रहे हो तुम, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि तुम अपना घर भी बना लिए हो, फिर साथ में आप पूरा हर तरफ से आप वहाँ पे बाउंड्री वॉल क्रिएट कर लिए। तो ये कहीं से हिंदुस्तान के लोगों को थोड़ा सा अंदर में उसको बैड भी फील होता था, इसीलिए भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। छोटे मोटे राजा जो आसपास के होते थे, बीजापुर वाले या फिर आसपास के कर्नाटिक साम्राज्य वाले, जो भी छोटे मोटे राजा हुआ करते थे, बहुत सारे राजा, चंदा जो राजा थे,
वो सब बहुत सारे उन लोगों को बुरा भी लगने लगा था, जिसके कारण धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। वो सभी चीज़ों पे भी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। देखो अब भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की जो खोज की गई थी, उसके पीछे का एक छोटी सी कहानी है, समझिएगा। द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया। हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। देखो सबसे पहले ये जो हम पुर्तगीज़ के जो इन कंपनी थी पुर्तगीज़ जो थे, ये हिंदुस्तान में जो भी आए थे, तो अब वो उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपने जो उनके फैक्ट्रीज थे उनको बिठाया था। छोटा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ याद रखने के लिए। सबसे पहला उनका गोवा था, दादरा एंड नागर हवेली, दीव था, और लास्ट में दरान था। बस यही 4 जगह उन्होंने फर्स्ट टाइम जब आए थे, फर्स्ट वॉयज पे जब आए थे समुद्री यात्रा पे, तो उन्होंने क्या बनाया था, अपने पुर्तगीज इंडियाज ने अपने फैक्ट्रीज को बिठाए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। 7वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अरबों और मिस्र और फारस में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। देखो तो अरेबियन कंट्रीज जो भी यहाँ पर मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज थी, उनका प्रभुत्व स्थापित कब हुआ था, तो वो प्रभुत्व स्थापित हुआ था कब, जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। उसके बाद आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर इन द 7th सेंचुरी, द अरब्स हैज एस्टैब्लिश्ड देयर डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्सिया। नेक्स्ट है यूरोप और भारत के बीच सीधे संपर्क में गिरावट आई थी। अब देखो लड़ाई हो गई, मिडिल ईस्ट में लड़ाई शुरू हो गई, किन में, ऑटोमन साम्राज्य में, साथ साथ में और भी यहाँ पे साम्राज्य वाले थे। जस्ट एग्जांपल हम लोग ऑटोमन थे, और उसके साथ साथ में कॉन्स्टेंटिनोपल थे। तो इन लोगों में थोड़ा सा क्लैश जो शुरू हुआ, उसके कारण जो डायरेक्ट रूट हुआ करता था हमारा, वो रूट में बहुत ही मतलब समझो तो एक तरीके से गिरावट आ गई, कोई भी नहीं उस रूट से आने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि इंपॉर्टेंट जो भी ज़रूरत पड़ती थी, ज़रूरत की चीज़ें थी उनसे, जैसे मसाला, कैलिको, रेशम और विभिन्न कीमती पत्थर और भारतीय वस्तु जो कि भारत के मार्केट से जाती थी हमारे यूरोप में, वो जाना बंद हो गया। तो अब देखो धीरे धीरे जब भी डेवलपमेंट होगा, आपको पता होना चाहिए हमारे पूरे यूरोप में रेनेसा हुआ था, रेनेसांस जिसको कहा था पुनर्जागरण। तो उसका शुरुआत एकाएक थोड़े हुआ था, वो धीरे धीरे लंबे समय से हुआ था। तो पुनर्जागरण जो हुआ था उसमें लोग धीरे धीरे लैविश हो गए थे, खर्चीले हो गए थे, वो लोग अच्छी आराम की भरी जिंदगी जीने लगे थे। तो कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत इसी टाइम से शुरू हुई थी बच्चों। एक्चुअली एकाएक नहीं ना होता है कोई आदमी करोड़पति बन गया, धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने के पीछे कारण क्या हुआ, देखो लिविंग तो स्टैंडर्ड ऑफ बढ़ गया था, उसके पीछे कारण क्या था, तो उसके ऊपर कारण यही था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बहुत अच्छी हो गई हो तो वहाँ पे ज़रूरत भी पड़ जाती है ना अच्छी ज़िंदगी जीने का। तो उनके लिए जो हिंदुस्तान से आने वाले जो भी चीज़ थे, जैसे मसाला, सिल्क के कपड़े, फिर उसके बाद एवोरीज, मेटल्स, जो भी हिंदुस्तान, मेटल्स नहीं मतलब कहा जाता है कीमती पत्थर, ये सब जाना कम हो गया। तो कहीं ना कहीं से ये इफेक्ट डालने लगा था। नेक्स्ट हमारी बात आती है यहाँ पर कि 1415 में कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्कों के हाथ चला गया। अब क्या हुआ, जो भी टर्किस थे वो लोग जीत लिए किनको, कॉन्स्टेंटिनोपल को, मतलब नीचे वाला पार्ट को। ऊपर जो थे हमारे यूरोपियन में मतलब जो ये पार्ट जो मिडिल ईस्ट का मैंने बताया है, ऊपर थे किनका, मतलब ऊपर थे कॉन्स्टेंटिनोपल, नीचे हमारे कौन थे, तो नीचे हमारे थे ये टर्किश लोग, तो उनके कंट्रोल में चला गया था। और लाल सागर पर इस्लामिक शासकों का एकाधिकार हो गया था। और रेड सी आपने देखा होगा मैप में, मैं आपको दिखाया होगा, रेड सी जिसमें अभी एक शिप भी फंस गया था, जिसके ड्राइवर्स जो पायलट्स थे वो सब इंडियंस थे, आपको पता होना चाहिए। तो क्या हुआ था, तो उस पर संपूर्ण रूप से किनका अधिकार था, तो वो इस्लामी शासकों का संपूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। और वो लोग जबरदस्त राजस्व अर्जित किए थे। एक्चुअली क्या था कि ट्रेड रूट बीच से भी होके जाता था, लेकिन बीच से होके जाने पे उन लोगों ने संपूर्ण मतलब एकाधिकार कर लिया था। जितने भी वहाँ पे आसपास मिस्र की जो भी अभी का जो मिस्र है वो, और टर्किश लोग जो थे तुर्किस्तान वाले, उन लोगों का एकाधिकार हो गया था। वो लोग वहाँ पे जो भी बिजनेस करके हिंदुस्तान से जाते थे, तो पूरा टर्की में भी तो हमारे यहाँ से ही न जाता था, मतलब इंडिया से साथ साथ में यहाँ पे फिलीपींस से ही मसाला जाता था पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में। तो भाई देख लो आप एक चीज़ को, इस चीज़ को समझना कि एक व्यक्ति हमारे ही घर के सामने से कोई चीज़ ले जा रहा है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, और उस चीज़ की ज़रूरत हमें भी है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को बोलेंगे ना पहले मुझे दो उसके बाद अपने यहाँ ले जाना। तो इस चीज़ की शुरुआत कम देखो, तो ये जो कन्फ्लिक्शन हुआ था इसका शुरुआत यहीं से हुआ था कि पुर्तगीज़ लोग क्यों अपना रास्ता अलग किए थे।
नेक्स्ट है भारत के लिए भूमि मार्गों पर अरब का नियंत्रण था। अब मिडिल ईस्ट की जो भी कंट्री थी, अरेबियन कंट्रीज जो भी थे, उन्होंने अपना संपूर्ण दावा कर लिया था भूमि मार्ग पे। अब इधर से जाने, ऑटोमन साम्राज्य वाले जाने ही नहीं, बोलते भाई तुम जाके दिखाओ फिर बताता हूँ। इधर से जैसे ही जाओगे भाई या तो मार दी जाओगे ना तो सामान छीन लेंगे, नहीं तो दोनों काम हो जाएगा आपके साथ। तो ये एक समस्या उन लोगों के साथ आ गई थी। फिर नेक्स्ट हमारा क्या बन के आया था कि अब यूरोप में पुनर्जागरण की भावना 15वीं शताब्दी में जागी, जहां पर वहां समृद्धि बढ़ी और इसके साथ विलासिता के सामानों की मांग भी बढ़ गई। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि यूरोप में क्या हुआ था ना कि उससे पहले ही, मतलब जो हमारे वास्को डी गामा साहब के आने का टाइम था, उससे पहले ही रेनेसांस शुरू हो गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ के लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया, अच्छे खाना वो लोग चाहने लगे। तो भाई अच्छा खाना दो ही तरीके से आ सकता है, या तो आप उसको उपजा लो और नहीं तो किसी के यहाँ से ले आओ खरीद करके। तो भाई यहाँ पर यही होने लगा था कि यहाँ पर अच्छे खाना और अच्छा रहन सहन, अच्छे कपड़ा पहनना, इसके कारण उन्होंने क्या किया कि भाई बोलेगा कि अब तो भाई जरूरत तो हमारी है लेकिन पूर्ति नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, रास्ता बदल लेंगे भाई, चले जाएंगे समुद्र के रास्ता से। अब यहां पे शुरुआत हुई मेन वास्को डी गामा साहब की एंट्री का। अब समुद्र के लिए सबसे पहला, अब एक छोटा सा मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ, ये वाला जान लेना आप लोग, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों हमारे लिए। क्योंकि आप लोग कभी कभार ये सोचो कि सबसे पहले कौन आया था, तो आपको बताता हूँ। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है क्या, टॉर्डेसिलास की संधि की नेविगेटर संधि का उद्नाम दिया गया था। पुर्तगाल और स्पेन के शासकों ने कई गैर ईसाई दुनिया के अटलांटिक में एक काल्पनिक रेखा द्वारा विभाजित किया, जो केप वर्डे द्वीप से लगभग 1300 मील पश्चिम में है। तो देखो बच्चों, आपको मैं बताता हूँ, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो, ये एक संधि के तहत हुआ था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये वाला लाइन आप लाइन ऑफ टॉर्डेसिलास, आप इसको याद रखना, 1494। इस लाइन को आप याद रखना, क्योंकि भविष्य में बहुत सारी बातें, ये लाइन ही, यह जो अनदेखी लाइन, अनदेखी नहीं, इनविजिबल लाइन जो आप ये देख रहे हो, यही बहुत कुछ को डिफाइन करता है। जो एक तरफ बताता है हमारा कि किधर ब्राजील का होगा प्रभुत्व, किधर स्पेन का प्रभुत्व का, ये सब चीज हम लोग चर्चा करने वाले। तो इस लाइन को प्लीज, जो ग्रीनविच का लाइन है, ग्रीनविच से पास करता है, इस लाइन को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। और ये कब हुआ था, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिन्होंने नेविगेटर संधि के तहत इस लाइन को बनाया था, लाइन ऑफ टॉर्डेसिलास, ध्यान रखिएगा इसको। 1494 कहां पर है, 1300 माइल्स वेस्ट है ये वेरेडे आइलैंड से, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये देख लो, आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि क्रेप वेरेडे आइलैंड कहाँ, तो ये देख रहे हो यहाँ पर बच्चों, ये हमारा क्रेप वेरेडे आइलैंड, बहुत छोटा सा आइलैंड है, 1300 किलोमीटर पश्चिम में, इस साइड में, ये यहाँ पर शायद कहीं पर होगा, ये जो देख रहे हो जहाँ पे गोल किया हूँ यहाँ पर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पुर्तगाल लाइन से पूर्व में सब कुछ दावा करता था। अब देख लो, हाँ अब मैं बताता हूँ, ये लाइन का पूर्वी प्रांत, मतलब ये जो साइड था, पूर्वी प्रांत में संपूर्ण रूप से किसका दावा था, तो पुर्तगीज का दावा था, ये पुर्तगाली लोगों का। और जबकि स्पेन सब कुछ पश्चिम में दावा कर सकता था, और इसके पश्चिम वाले प्रांत में स्पेन का संपूर्ण दावा था। मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं एक छोटा सा आपको कंडीशन बताता हूं, इधर ब्राजील है, ब्राजील का जो प्रांत आप लोग देखोगे, इसीलिए आपको थोड़ा सा पता चलेगा, जो ब्राजील का जो जगह है, ये ध्यान में रखिएगा, वहां पे आज भी आपको पुर्तगीज साम्राज्य वाले लोग मिल जाएंगे। सॉरी, ब्राजील इधर है, ध्यान रखना है, सॉरी गलती से मैंने इधर मार्क कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, तो पुर्तगीज यहाँ पे अलग अलग जो भी व्यक्ति थे, मैंने सबका फोटो यहाँ पे लगा दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट पुर्तगीज थे। वैसे टोटल 5-6 पुर्तगीज आए थे हिंदुस्तान, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही तीनों थे। एक नोनादा, मतलब नोना नाम के भी थे, एक तो पुर्तगीज, नोनादा कुछ नाम था उनका, वो भी आएंगे अभी थोड़ी देर में, तो उनके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ये है, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है एकदम अच्छे तरीके से। तो यहाँ सबसे पहले हमारे जो पुर्तगीज़ हैं, इनका नाम है वास्को डी गामा, उसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क है, उसके बाद यहाँ पे ये तीसरे वाले हमारे हैं, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा और अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये तीनों थे। हम इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब ये रूट है, रूट को आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। लिस्बन, यहाँ लिस्बन है, और ये लिस्बन वाले इस तरीके से आते थे यहाँ पे, ये सब चीज़ बस एक मैप आप ठीक से देख लो। यहाँ मेडागास्कर है, केप ऑफ गुड होप यहाँ पर स्थित है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके, और कुछ तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है।
यहाँ गोवा है, यहाँ कोचीन है, ये दीव है, ये बॉम्बे है, ये सूरत है, कैम्बे है, ध्यान रखिएगा। और मलक्का यहाँ पर है, मलक्का ध्यान में, सुमात्रा ये है, पेरू यहाँ पेगू ये है। ये सारे के सारे जगह को आप लोग याद रखना। ये रेड सी है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये रेड सी, ठीक है, यहीं पर से पास करता है। एक्चुअली ये अभी शॉर्टकट रूट बनता है। लोग चाहें यूरोप तो इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा दिन लग जाता है। शॉर्टकट में यहाँ पे अरबियन सी होते हुए आप डायरेक्ट जा सकते हो रेड सी के माध्यम से यूरोप में, इंडियन सी से गुजर करके, ठीक है। तो ये एक सी रूट बहुत अच्छा बन गया। और मैं आपको अभी बताता हूँ, ये जो प्रांत अभी के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करके देता है मिस्र की सरकार को। साथ में यहाँ पे जिन्होंने अपना शेयर रखा है, अलग अलग कंट्री यहाँ पर अपना शेयर थोड़ा थोड़ा लेती है। तो ये जो रेड सी से जो भी शेयर मतलब बिजनेस होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो उसमें बहुत बड़ा, समझो तो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से उनको दिया जाता है। और बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा मैन पावर का इस्तेमाल किया गया था यहाँ पर खुदाई करवाने में भी। ये बहुत दिन पहले की बात है, उन सब चीज़ों पे भी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। जो भी मेन चीज़ पढ़ रहे हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे हैं ये ट्रेडिंग टू रूलिंग समझते हैं। सबसे पहले शासन से व्यापार, कैसे वो लोग हिंदुस्तान में आए थे, ये लोग शासन करने के लिए, और शासन करने के साथ साथ लोभ लालच बढ़ गया, तो उसके साथ साथ ये लोग क्या करने लगे, तो ये लोग यहाँ पर व्यापार के साथ साथ इन लोगों ने शासन भी शुरू किया था। हमारे सबसे पहले जो ट्रैवलर थे उनका नाम था वास्को डी गामा। इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको हिस्ट्री बताते हैं। वास्को डी गामा मई 1498 में कालीकट में अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती पायलट के नेतृत्व में भारत पहुंचा था। तो अब्दुल मजीद, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिन्होंने मदद किया था किनको, हमारे वास्को डी गामा साहब को हिंदुस्तान में आने में। वास्को डी गामा तो कहीं से ना घूमते फिरते वो चले आए थे केप ऑफ गुड होप तक, फिर वहाँ से थोड़ा सा उन्होंने आगे मिला तो यहाँ पे उनको गुजराती एक मतलब मिला था। वो भी देखो, एक्चुअली गुजराती लोग जो थे वो बिजनेस करते थे कहाँ से, पूरा का पूरा हमारे अफ्रीकन कंटिनेंट के साथ साथ में वो लोग अरेबियन कंट्री के साथ भी बिजनेस करते थे, लेकिन उनका बिजनेस का एक सोर्स आपको बनता था अफ्रीकन कंटिनेंट भी। तो वहीं पर एक बार इनको मिल गया ये वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा बताया कि भाई मैं तो रास्ता भटक गया हूँ, मुझे जाना है इंडिया, क्योंकि पता चला है कि इंडिया से बिजनेस पहले से हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से होता था। तो फिर वो बोला क्या अब्दुल मजीद कि चलो ठीक है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, चलो आप मेरे साथ हिंदुस्तान, मैं आपको हिंदुस्तान घुमा लाता हूँ। तो चलिए हिंदुस्तान थोड़ा घूम के देख लेते हैं। अरब व्यापारी जिनका मालाबार तट पर एक लाभदायक व्यवसाय था, हिंद महासागर में भाग लेने वाले भारतीय अरब पूर्वी तट के से अफ्रीकी, चीनी, जवानियन, पेड्रो अल्वेरेज, कैब्राल मसाला के व्यापार के लिए बातचीत करने के लिए कालकिट में एक कारखाना स्थापित करने के लिए, जहां पे वो 1500 में पहुंचे थे। मैं आपको बताता हूँ, जो भी अरेबियन ट्रेडर्स थे, देखो जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान का ट्रेड सिर्फ अरबिया से या फिर यूरोप से होता था, बल्कि हिंद महासागर के आसपास जितनी भी कंटिनेंट और कंट्रीज हैं उनके अंतर्गत सभी जगह हिंदुस्तान से ट्रेड होता था। आप लोग कभी अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए, गुजरात में एक बहुत बड़ा पोर्ट भी था जिसका इस्तेमाल किया जाता था ट्रेड के लिए। कहाँ कहाँ, तो यूरोपियन ट्रेडिंग के लिए, साथ में अफ्रीकन कंटिनेंट के साथ ट्रेडिंग के लिए। तो ये सब चीज़ अगर आप जब भी मैं मॉडर्न एंसेंट पढ़ाऊंगा ना, एंसेंट और मेडाइवल हिस्ट्री, तो उन चीज़ों मेडाइवल के टाइम में हम लोग इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहिए, जल्दी ही वो सब भी क्लास आएंगी। वास्को डी गामा ने कन्नानौर कालीकट में एक व्यापारिक कारखाना को स्थापित किया और कोचीन पुर्तगालियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। देखो, तो पुर्तगालीज जो हिंदुस्तान आए थे ना, तो वो एक हर जगह फैक्ट्रीज अपनी नहीं बिठाए थे, वो धीरे धीरे टाइम लगा था, वो एक ड्यूरेशन हुआ था, करीब करीब समझो तो 20-30 साल लग गए थे उसमें। एक पहले वास्को डी गामा आया, फिर अल्फांसो द अल्बुकर्क आया, फिर उसके बाद और भी जो भी थे, धीरे धीरे करके ही एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे आए थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि अपना जो सबसे पहला जो था उनका फैक्ट्री, वो कालीकट में था, कन्नौर में था, ये दोनों आसपास में। और उसके साथ साथ उन्होंने कोचीन में भी एक सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र बनाया था, क्योंकि उनको पता था कि कोचीन एक ऐसा जगह था जहां पे बिजनेस का उसको हब माना जा सकता है। बिजनेस का हब कहने का अर्थ हुआ क्या कि आसपास के जो भी राजा महाराजा होते थे वो बहुत ही आसानी से, मतलब अब सोचो कि कोई 2-4 साम्राज्यों के बीच में रहेंगे तो हर साम्राज्य से थोड़ा थोड़ा बिजनेस हो जाता। तो आसपास के जो छोटे मोटे राजा थे तो वो लोग कहीं ना कहीं से मदद बहुत अच्छे से करते थे बिजनेस को करने में। नेक्स्ट हमारे थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा, आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा सेकेंड ट्रैवलर थे। सबसे पहले कौन आए थे? वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, और तीसरे थे अल्फांसो द एल्बुकर्क।
तो इनके बारे में क्या कहा जाता है कि फ्रांसिस्को दे अल्मीडा जो थे, देख सकते हैं 1505 में पुर्तगाल के राजा ने 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत के लिए एक गवर्नर को नियुक्त किया था। पुर्तगाली हितों के लिए रक्षा के लिए पदाधिकारी को पर्याप्त बल से लैस किया गया था। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो वास्को डी गामा थे वो सेकेंड टाइम हिंदुस्तान आए थे, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन उनके बाद फ्रांसिस्को वास्को डी गामा के जस्ट बाद फ्रांसिस्को अल्मीडा जो आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान में जब कदम रखा था तो वो हिंदुस्तान अकेले नहीं आया था, उनके साथ उनका बेटा भी आया था। और आपको मैं बता देता हूँ, इनका बेटा हिंदुस्तान में ही मारा गया था लड़ाई क्लैश के कारण। हिंदुस्तान में ही लड़ाई जो शुरू हो गई थी अलग अलग कंपनियों के बीच में, तो उस समय में क्या हुआ था ना कि इनका बेटा मतलब राजाओं के साथ मिलकर के वो चाह रहा था बिजनेस पॉलिसीज को अच्छी तरीके से सुधार लेने का, लेकिन वो सुधरी नहीं, बल्कि वो कहीं ना कहीं से भारी पड़ गया इनको, और फ्रांसिस्को द अल्मीडा का यहाँ पे बेटा का डेथ हो गया। तो इसका बदला लेने के लिए इन्होंने अल्फांसो को लाया था, मैं आपको बता देता हूँ। और जहाँ तक वो पता होना चाहिए अल्फांसो ने बदला ले भी लिया था, लेकिन बदले की आग ज़्यादा दिन तक नहीं जलती है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो फिर इसमें क्या हुआ कि 1505 में पुर्तगाल का क्या बना दिया गया था, इनको गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। किनको? फ्रांसिस्को द अल्मीडा का, ध्यान रखिएगा इसको। फ्रांसिस्को द अल्मीडा नव नियुक्त गवर्नर थे। उन्होंने भारत में पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करने के लिए अदन, ओरमुज और मलक्का पर कब्जा करके मुस्लिम व्यापार को नष्ट करने के लिए कहा गया था। देखो इनको लाया गया था हिंदुस्तान इसलिए क्योंकि जो भी देखो आपको पता होना चाहिए, जो ऑटोमन साम्राज्य वाले थे उन्होंने, और ऑटोमन साम्राज्य वाले उसके साथ साथ जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री के जो भी मतलब बिजनेस करने वाले थे, उन्होंने क्या किया, वो धीरे धीरे से जो भी हमारे पुर्तगीज थे उनके दुश्मन बन गए थे, क्योंकि पुर्तगीज ने कुछ ऐसे मतलब फरमान को घोषित करवा लिया था इंडियन राजाओं के द्वारा, जिसमें था कि 60% तक का उनका शेयर होगा, और बचे हुए शेयर्स में से ही जो अन्य यूरोपियन कंट्रीज होगी और मिडिल ईस्ट की कंट्री होगी वो अपना शेयर लेगी। तो कहीं ना कहीं से उन्होंने अपने दुश्मनों को मतलब ज़्यादा दुश्मन बना लिए थे। और साथ में दुश्मन और कब कहाँ बन गए, जब मुस्लिम कंट्रीज जितने थे उनको भी उन्होंने कहीं ना कहीं से उनके मतलब उनका जो मतलब कहते हैं उनका हिस्सा था, उस हिस्सा को वो ले लिए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, अंजदीवा, कोचिन, कन्नौर में उन्होंने और किलवा में उन्होंने फोर्टिफिकेशन करवा लिया। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे फोर्टिफाई करवा लिया। जो भी छोटी मोटी उनकी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, वो बोले वहाँ के राजा से उन्होंने मतलब दरख्वास्त किया कि देखिए हमको अपने मतलब जो भी ओपोनेंट्स हैं जो हमारे ही यूरोपियन हैं वो लोग यहाँ पे आके बिजनेस कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे लूट न ले, हमें नुकसान न पहुँचा दे, इसके लिए आप प्लीज़ हमें ऑर्डर दे दो कि हम फोर्टिफाई कर लेंगे। जैसे ही फोर्टिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी, उसके बाद बेशक हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो इसकी सलाह उन्होंने राजा को दी, और सलाह राजा लोग जो भी थे ना वहाँ पे मतलब वो सब मान भी गए थे। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लू वाटर पॉलिसी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट VVI पॉइंट है कि इन्होंने दिया था, नीली पानी वाली नीति। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लगाई थी, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा लाई गई थी, और इसका श्रेय भी इन्हीं को जाता है। डॉन, इनका पूरा नाम डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या था मैं आपको बताता हूँ इस ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत। देखो ध्यान रखना कि दूसरे नंबर के जो पुर्तगाली थे उन्होंने शुरू किया था ब्लू वाटर पॉलिसी को। इसके तहत क्या था कि इन्होंने कहा कि देखिए हम आते हैं समंदर के माध्यम से, और हमें डर रहता है कि कहीं जो भी हमारे ओपोनेंट्स हैं, जो भी हमारे मतलब साथ में बिजनेस करते हैं और हमारे मतलब हमारे ही कंट्री में कॉन्टिनेंट वाले हैं, उनसे हमें डर लगता है, तो हमें इस प्रकार से मजबूती दिया जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने आसपास के जो राजा थे उनके साथ उन्होंने गुहार लगाई। तो कहीं ना कहीं से उनका ये मकसद था कि ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ब्रिटिश करें, जो पुर्तगीज होंगे वो अपने आप को मजबूत करेंगे। और वो लोग का मेन मकसद ये था कि वो लोग समुद्री मार्ग में अगर मजबूत हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग लैंड में भी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि मजबूती तो देखा जाए तो रूट से ही ना होती है। तो मेन रूट तो उनका था समुंदर वाला, जिसमें डर लगा रहता था कि कोई उनको लूट ना ले, कोई उनके जितनी फौज है टुकड़ी है या फिर उनके जो वर्कर्स उनको मार ना दे। तो इससे वो लोग मजबूत बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को भी लाया था कहीं ना कहीं से, और इसके लिए ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बना था इनके ऊपर। और इसी के बाद उनके बेटे को मतलब जो फ्रांसिस्को द अल्मीडा थे, इनके बेटे को मार दिया गया था, और इनके बाद लाया गया था अल्फांसो द अल्बुकर्क। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इनके कुछ फैक्ट्स भी है मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे स्मार्ट, बहुत बड़े दाढ़ी वाड़े लग रहे हैं, चलो ठीक है।
पूरब में पुर्तगाली सत्ता का असली संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। देखो इनको क्यों माना था, इनको क्यों लाया गया था हिंदुस्तान। ये आए थे हिंदुस्तान बदला लेने के लिए। किन के? तो जो हमारे इससे पहले जो डॉन सॉरी ये जो हमारे जो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा थे, इन्हीं के बेटा का बदला लेने के लिए अल्फांसो दे अल्बुकर्क को लाया गया था हिंदुस्तान। पूर्व अफ्रीका में पुर्तगाली गल लाल सागर के पास और ऑरमुज में और मालाबार में मलक्का में था। देखो इनका जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट था वो कहाँ था? पुर्तगाल लालगढ़ के पास में, ऑरमुज में, ऑरमुज ठीक है, और मलाबार तट पे और मलक्का। ध्यान रखिएगा ये सब बहुत दूर दूर एरिया में है और ये तीनों जगह पे इन्होंने अपना हब बना लिया था। और हब इसलिए बनाया था क्योंकि वो एक चेन का काम करता था। यहाँ से जैसे कि मलक्का से सामान आया कहाँ पे? मलाबार तट पे आया, मलाबार तट से ऑरमुज गया और ऑरमुज से सी रूट से डायरेक्ट चला जाता था यूरोप। और यूरोप में उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता था, इसीलिए इन्होंने 3 जगह हब बनाया था। अब देख सकते हो यहाँ पर जो मैप है, इसी रास्ता से वो लोग जाते थे, डायरेक्ट नहीं आते थे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे हॉर्मुज है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमारा कोचिन कालीकट गोवा है और आपका जो मलक्का होगा ये इस एरिया में मलेशिया के पास वाला है। नेक्स्ट है बीजापुर में सुल्तान का प्रमुख बंदरगाह भारत के पुर्तगाली क्षेत्र का पहला हिस्सा बन गया था। ध्यान रखिएगा बीजापुर याद रखिएगा, क्योंकि बीजापुर के जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता था किन के लिए? पूरे के पूरे पुर्तगीज के साथ। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों याद रखना ये वाला पॉइंट है कि गोवा में पहले सती प्रथा हुआ करती थी जिसमें अगर पति की डेथ हो जाती थी तो पत्नी को जिंदा आग में जला दिया था। तो कहीं ना कहीं से विधवा मतलब रीमैरिज एक्ट वगैरह की शुरुआत भी इन्होंने किया था और इन्होंने उस चीज़ को किया था, सती प्रथा को संपूर्ण रूप से ख़त्म भी कर दिया था। और इसका शुरुआत कहीं ना कहीं से पुर्तगीज़ को जाता है और पुर्तगीज़ में भी कौन? अल्फांसो दे अल्बुकर्क। और वैसे मैं एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहूँगा, आप लोगों ने अल्फांसो आम खाया होगा, ध्यान रखिएगा। कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में इसकी उपज होती है। तो अल्फांसो आम भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था, याद रखिएगा। और वो सबसे टेस्टी आम होता है और अभी भी हिंदुस्तान से अल्फांसो आम की खेप यूरोप भेज जाती है, क्योंकि आज भी जो अल्फांसो, आप देखो आम का जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी है अल्फांसो, वो जो हिंदुस्तान में होता है उसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दिया था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। वह दिसंबर 1510 में गोवा पर कब्जा करने में सक्षम हो गया था और इस लड़ाई में गोवा की लड़ाई मतलब बैटल ऑफ गोवा 1510 के रूप में जाना जाता है और वह 1510 में गोवा पर कब्जा करने में भी सक्षम हो गया था। तो ध्यान रखिएगा इनकी नीति इतनी खतरनाक थी कि इन्होंने गोवा के जो ऑलरेडी राजा महाराजा थे जो उन बीजापुर के कंट्रोल में आते थे, साथ में छोटे मोटे राजा वहाँ भी थे, तो उन लोगों को भी इन्होंने हरा दिया था। नेक्स्ट है उन्हें पूर्व में पहला पुर्तगाली टकसाल की शुरुआत किया था। देखो टकसाल क्या होता था, तो कि उन्होंने देखो पुराने जमाने में सिक्के वगैरह चला करते थे, तो इन्होंने बहुत चीज़ों को ध्यान में रखा था कि पुर्तगालीज लोग ना सबसे पहले टकसाल लगा थे हिंदुस्तान में लगाए थे। वह सोना चांदी और कांसे के सिक्का जारी करते थे जो स्थानीय डिजाइन पर, देखो इसमें डिजाइन में हिंदुस्तान गॉड गॉडेस और यहाँ की डिजाइन रहती थी, लेकिन वो पुर्तगाली राजाओं के बैच के साथ मतलब पुर्तगीज का जो सिंबल, मैंने आपको सिंबल जो दिखाया था वही सिंबल के साथ उसमें उत्कीर्ण रहते थे। तो वो गोल्ड के क्वाइंस वगैरह, सिल्वर के क्वाइन, ब्रॉन्ज के क्वाइन वगैरह का इस्तेमाल करते थे बिजनेस के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं से बहुत इंपॉर्टेंट काम था किनका? अल्फांसो दे अल्बुकर्क का। अब देखो नोना दे कुन्हा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था नोना नाम है इनका, नोनो दा कुन्हा, ध्यान रखिएगा ये थे नोनो दा कुन्हा। इनके बारे में क्या कहा जाता है कि नोनो दा कुन्हा नवंबर 1529 में भारत में पुर्तगाली हितों के लिए गवर्नर ग्रहण किया गया था और लगभग 1 साल बाद भारत ने पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। देखो गोवा स्थानांतरण करने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि धीरे धीरे यह पता चला किनके अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा कि गोवा एक हब बन रहा है, कोचीन नहीं था हब, क्योंकि कोचीन में उनको थोड़ा सा प्रेशराइजेशन पड़ने लगा था इनके द्वारा। तो बाद में जो कंपनियां आई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी उनके द्वारा, तो इस चीज़ का वो प्रेशर नहीं झेल सके और उन्होंने अपना जगह को भी चेंज करके गोवा कर दिया था। हालांकि 1536 में हुमायूं ने गुजरात से हटने के बाद बहादुर शाह को पुर्तगालियों के साथ संबंध में खटासा गई थी। अब देखो हुमायूं गुजरात से हट गया और इनका जो था मतलब धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ वो अपने जो भी फैक्ट्रीज थे उसको लेकर गए थे। और गुजरात में क्या हुआ कि 1536 में हुमायूं हट गया और इसके कारण बहादुर शाह जफर के साथ ना
पुर्तगालियों के साथ अच्छे रिलेशन भी यहाँ से ही उनकी शुरुआत हो गई थी। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल बादशाह हुमायूं के साथ अपने संघर्ष के दौरान 1534 में बेसिन द्वीप को अपनी निर्भरता और राजस्व के साथ पुर्तगालियों को सौंपकर उनकी मदद हासिल की। मैं आपको बताता हूँ, बेसिन द्वीप जो था हमारा, ये हमारा कहाँ पे है, तो ये हमारा गुजरात में है, ध्यान में रखिएगा। और क्या हुआ था इसमें, पुर्तगालियों को इन्होंने दे दिया था, तो मुगल बादशाह जो हुमायूं थे उन्होंने सब कुछ उनको दे दिया, टोटल पैसे वगैरह भी दे दिए, साथ में एरिया दे दिया। और उसके साथ उन्होंने दीव ये भी गुजरात का ही प्रांत पास में है, तो दीव में आधार बनाने का ही बात है किया। और उन्होंने बोला क्या कि दीव में उन्होंने क्या करेंगे, वो लोग बेस बनाएंगे वहां पर। बेस बनाने का अर्थ क्या हुआ कि अब बिजनेस जो चलेगा वो कहीं ना कहीं से दीव से अब शुरू होने वाला था। किनका, तो ये हुआ था किन कारण, ये नोना द कुन्हा के कारण हुआ था। 1529 में नूनो दमन और दीव को बर्खास्त करने में सक्षम, ये जो नूनो द कुन्हा था, नूनो द कुन्हा आप कह सकते हो, ये दमन और दीव का जो मतलब एक मतलब इन दोनों के बीच में एक कोगुलेशन था, उसको खत्म कर दिया। और वो किसके अंतर्गत आता था, तो बहादुर शाह जफर के अंतर्गत आता था। बाद में 1534 में क्या हुआ, वो बहादुर शाह को बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर भी कर दिया। ठीक है, बेसिन की संधि आपको याद रखिएगा। बेसिन की संधि किनके टाइम में हुआ था, तो नोनो द कुन्हा के टाइम में हुआ था। बेसिन की संधि के आधार पर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को बेसिन दिया। अब बेसिन में कौन कौन आते थे, तो नाला सोपारा आपको पता होगा, वसई, ये सब मुंबई के अंतर्गत आता था। और ये आने का एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ क्या हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जो हुमायूं की जो फौज थी, यानी बहादुर शाह की जो फौज थी, वो क्या हुआ था ना कि लड़ लिया था ये लोग। समंदर में जब आ रहे थे वॉयज पर, तो क्या हुआ था कि बहादुर शाह जफर का जो सेना टुकड़ी था ना, वो लड़ लिया किसके साथ में, पुर्तगीज, ये नोनो द कुन्हा के सीप के साथ में। और उनका सीप को भी डुबा दिया था। अब भाई सीप डुबा दिया, आप अपने बिजनेस पार्टनर का ही सीट गाड़ी का नुकसान कर दीजिएगा, तो वो बिजनेस कैसे करेगा। तो इस पे जुर्माना के स्वरूप में इनको कुछ पैसा देना था। किनको, तो जो हमारे ये थे बहादुर शाह जफर थे, उनको जुर्माना देना था। तो बहादुर शाह जफर ने दिमाग लगाया, वो बोले कि पैसा देंगे उससे अच्छा एक काम करो, तुम बेसिन का संधि कर लो और मुंबई का जो पार्ट है वहां से तुम टैक्स वसूलना और जो बिजनेस होगा वहीं से करना। तो इसी के तहत में उन्होंने एक बहुत बड़ा सा प्रांत जो कि हब माना जाता था बिजनेस का, उसको दे दिया। किनको, तो ये श्रीमान नोना द कुन्हा के पुर्तगीज जो थे, नोना द कुन्हा, इनको दे दिया। अब इसके कारण बहुत बड़ी समस्या आई, और ये समस्या मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऐसी यहीं से फॉल बैक शुरू हो गया था। अब धीरे धीरे लोभ लालच बढ़ने लगा पुर्तगीज लोगों का। ये लोभ लालच इस हद तक बढ़ गया कि मैं आपको बताता हूँ, आप देखोगे तो आप भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाओगे। ये जो मैप देख रहे हो, ये फोर्टिफिकेशन का कंडीशन हुआ करता था। ये लोग धीरे धीरे लालची बनते गए और इन्होंने जहां जहां भी अपना फैक्ट्री को बिठाया, तो फैक्ट्री बिठाते तो समझो तो एक गांव ही वो लोग बसा लेते थे। जहां भी फैक्ट्री बसा लेते थे, बेसिन की संधि जो हुई थी उसका ही एक छोटा सा मैप आपको दिखा रहा हूँ। तो जहां भी रहते थे वहां पे ये लोग अपना एकदम फोर्टिफाई कर लेते थे, पूरा किला बिंदी। देख रहे हो, ये जो देख रहे हो आप लोग ऐसे बना हुआ, ये एक तरीके से क्या है, बाउंड्री वाले जो बहुत ऊंचा ऊंचा 25-25 फीट ऊंचा होता था। और साथ साथ में हर एक किला में आप देख सकते हो ये जो ऐसा बना हुआ है, ये फोर्ट बना हुआ है। ये आगे करके रहता था कि कोई अगर एनिमी वगैरह है तो यहाँ से तीर धनुष से उसको मारा जा सके। इसमें निकलने और घुसने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होते थे। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 जगह है जो समंदर के तरफ है। ये जो प्रांत हम देख रहे हो बच्चों, ये समंदर का एरिया, ये सी वाला एरिया है। तो ज़्यादा जाम नहीं लगी, इसलिए समंदर के एरिया में इन्होंने 2 बनाया, और इधर लैंड वाले एरिया से इन्होंने सिर्फ एक ही बनाया। साथ में इन्होंने ये एक बनाते थे फोर्टिफाई करके, उसमें हॉस्पिटल, बाजार, साथ साथ में अस्तबल, ये देख रहे हो यहाँ अस्तबल था उनका, यहाँ पे उनका मंदिर वगैरह हुआ करता, ये सब। साथ में यहाँ पर उनके घोड़े, मतलब जो भी आर्मी बटालियन वगैरह होती थी, साथ में चेक पोस्ट वगैरह, ये सब चीज़ इन लोग पूरा का पूरा बना के एक बड़ा सा एरिया अपने कंट्रोल में ले लेते थे, और उसके बाद उसमें पूरा का पूरा फोर्टिफाई करके रखते थे। तो अब ये चीज़ कहीं ना कहीं से आम लोगों को भी बुरा लग रहा था, राजाओं को बुरा लग रहा था। लेकिन क्या करते राजा भी, उन लोगों के भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन रखने थे, इसलिए वो लोग नहीं लड़ते थे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बच्चों देना चाहता हूँ कि पास में ही हमारा कंट्री चाइना है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। चाइना क्या कमज़ोर है, एकदम कमज़ोर है। वो जिस दिन चाहेगा पता चलेगा हमारा नुकसान कर सकता है, लेकिन उसको पता है चाइना कि भैया अगर हम अपने बिजनेस पार्टनर से ही लड़ लेंगे तो पता चलेगा हमारा सामान कौन खरीदेगा। पूरा का पूरा यूरोप तो हमारा सामान खरीदने से रहा, बगल में रूस है पूरा ऊपरी तरफ में, वो तो हमसे लेगा नहीं क्योंकि खुद वो सक्षम है। तो हमारा बिजनेस पार्टनर है इंडिया, हम उससे तो लड़ेंगे नहीं।
तो ये लोग भी जो राजा थे उन लोगों ने भी इस चीज़ के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। वो लोग सोचते थे भाई क्या लड़ना, हमारे बिजनेस पार्टनर से रहने दो, हम लोग अगर बाय द वे कभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो टेबल टॉक करके सब चीज़ को ठीक कर लेंगे, बल्कि लड़ाई नहीं करेंगे। चलो हम लोग यहाँ तक इन चीज़ों को समझे। अभी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, आप जवाब देना। हु केम फर्स्ट इन इंडिया? हिंदुस्तान में पहले कौन आए थे? मुगल लोग पहले आए थे या पुर्तगीज लोग पहले आए थे? आप इसका जवाब हमको दे सकते हैं। वैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा मुगल लोग पहले आए थे, मुझे पता है इस चीज़ को, आप लोग इस चीज़ को जवाब देगो भी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि आपने मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग मुगल को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग पुर्तगाल पढ़ रहे हैं मॉडर्न में, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो, बोलोगे सर मुगल लोग पहले आए थे। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ पुर्तगीज मुगल से भी पहले आए थे। लेकिन इस चीज़ को कैसे हम लोग इसको समझते हैं? सबसे पहले मुगल कब आया? 1526 ईस्वी में। ब्रिटिश कब आई? 1608 में आई थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए बाबर इन्वेशन किया था, बाबर ने दिल्ली पर 1526 में ही कब्जा कर लिया था। और ये देखा जाए तो कब है ये? 1526 का टाइम है। लेकिन पुर्तगीज लोग हिंदुस्तान में 1498 में ही बिजनेस करने आ चुके थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो आए थे किस रूट से? तो लैंड वाले रूट से आए थे, न कि वो समुद्र वाले रूट से आए थे। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा के रखना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है। मैं एक टाइम इसको कंफ्यूज हो गया था, लेकिन बाद में मैंने जब ढंग से पढ़ा तो मुझे पता चला ओ यहाँ ये प्रॉब्लम थी। तो ये वैसे अकबर बाबर वगैरह को तो अभी नहीं बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हुआ हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन फॉर पुर्तगीज, मतलब पुर्तगाली के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या क्या थी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग राइट साइड में मैप देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग जगह है, कोलियन, कोचीन, कालीकट। देखो यहाँ पर जो रेड सबसे पहले एंकर्ड, ये सब जो भी एंकर का जो भी सिंबल आपको दिखेगा, ये देखो यहाँ पे एंकर है, ये देखो ये एंकर है, ये एंकर है, ये सब जगह वो लोग अपने बेड़े डालते थे, ध्यान रखिएगा। पोर्टुगीज का जहां जहां पे अपना प्रभुत्व था वो ब्लू कलर से है, ध्यान रखना, ब्लू वाले को ही हम अभी मार्क करेंगे। तो ये सब अपना पुर्तगीज का क्या था, तो उनका यहाँ पे फैक्ट्रीज हुआ करती थी। फिर कालीकट वाले जो थे वो लोग अपना फैक्ट्री अलग बना के रखे हुए थे। अब पोर्ट की फैक्ट्री, ये मेन जो फैक्ट्री जो जो जगह एफ देखोगे ये सब उनका फैक्ट्री था। किनका? जो पुर्तगीज थे उन्होंने अपना फैक्ट्री बनाया था, 1500 में बनाया, 1502 में बनाया था। फिर ट्रिब्यूट, जो भी लोग पैसे वगैरह का लेन देन होता था वहां पे ट्रिब्यूट होते थे, दोनों आपस में मिल जाते थे। आसपास के साम्राज्य वाले, विजयनगर साम्राज्य, कर्नाटिक साम्राज्य, ये सब जो भी थे, बीजापुर के साम्राज्य जो भी थे, ये लोग आपस में ट्रिब्यूशन करते थे, पैसे वगैरह मिला उला करते थे। और जो जो रेड पॉइंट देख रहे हो यहाँ उन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, समय समय पे लड़ लेते भी थे। अब देखो जहाँ बिजनेस वगैरह होगा, दो ठो घड़ा होगा तो वहाँ एक दूसरे से टकराएगा तो आवाज़ तो हो गई होगी, तो लड़ाई वड़ाई भी हो जाती थी उनकी। वास्को डिगामा का ये वाला ब्लू वाला रूट जो आप देख रहे हो वास्को डिगामा का रूट है। इंपॉर्टेंट जगह जैसे विजयनगर, बीजापुर, कर्नाटिक, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। गुजरात पर सबसे शक्तिशाली, गुजरात वाज रूल्ड बाय पावरफुल मोहम्मद बेगड़ा। तो गुजरात के किसके काबू के अंदर में था? तो महमूद बेगड़ा के काबू में था, जो 1458 से लेकर के 1511 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। नेक्स्ट है पुर्तगाली, अपने जहाज पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वहां पे तोप वगैरह रख लिया था, संधि कर लिए थे विजयनगर बीजापुर वाले से, और उन्होंने ऑर्डर ले लिया था भैया हमको प्रॉब्लम ना हो, कोई हमको लूट वूट नहीं लाए, इसलिए हमको जहाज पे तोप रखने का ऑर्डर दे दो। उनको तोप रखने का ऑर्डर भी मिल गया था। फिर है नेक्स्ट पुर्तगीज स्टेट। पुर्तगालियों ने सैन थॉमस और नागापट्टनम में 60 मील की दूरी पर अपनी सैन्य चौकियों की बस्तियां बना ली। अब धीरे धीरे इनका जो बिजनेस बढ़ा था इसमें इन्होंने ये सोचा कि भाई अब हमें कोई लूटने ले, कोई परेशान न करे, इसलिए इन्होंने सैन्य बस्ती, यहाँ के लोकल राजाओं के साथ मिलकर इन्होंने सैन्य बस्ती का भी निर्माण कर लिया था। 1570 में गोवा और दक्कन के सुल्तानों के बीच इन्होंने संधियों पर हस्ताक्षर भी किए, और लास्ट में विजयनगर और दक्कन के सुल्तान के बीच और दक्कन और मुगल के बीच में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये लोग लड़ाई करवा लिए थे। अब देखो कौन कौन सा, विजयनगर दक्कन, ध्यान रखिएगा विजयनगर दक्कन इधर, ठीक है, ये वाला प्रांत में, उसके बाद दक्कन और मुगल ये वाला प्रांत यहाँ पर, और इस तरीके में मुगल का ये पूरा एरिया था, बिहार वगैरह वाला एरिया, दिल्ली का एरिया। और उसके साथ साथ में क्या हुआ, मराठा और मुगल मतलब उत्तर प्रदेश वगैरह, और ये वाला एरिया।
मतलब हर जगह वो लोग लड़ाई करा लिए, और उसके साथ बीच में समझो ना कि आग में घी का काम कौन कर रहे थे, तो यही पुर्तगीज लोग कर रहे थे। सबके साथ जाके बात कर लेते थे और सबसे एक दूसरे को भिड़वा देते थे। उनको ये लग रहा था कि भाई लड़ाई करवा देंगे ना तो अस्त व्यस्तता हो जाएगी कंट्री में, और इस समय हम अपना मतलब फायदा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं से इन सब चीज़ों में सक्षम भी हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान वाले मैं आपको बताता, चाहे मुगल्स हो, चाहे बीजापुर वाले हो, चाहे विजयनगर साम्राज्य वाले, सारे अच्छे दिल के हुआ करते थे। मैं आपको बता दूं, वो लोग कभी नहीं सोचते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। वो लोग जानते थे कि भाई एक तो दूसरे कंट्री से आया है, दूसरा कंटिनेंट से आया है, बिजनेस करने आया, ये हमारा क्या नुकसान कर सकता है। तो कहीं ना कहीं से ये सब इनकी भूल भी थी, तो इनको बहुत सारा चीज़ झेलना भी पड़ गया था, बहुत सारी समस्या भी आई थी। तो भारत में पुर्तगाली प्रशासन, इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्या आता है, द वेक्टर दे फैजेंदा रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यूज एंड कार्गोज डिस्पैच ऑफ द फ्लीट। मतलब वेदौर द फ्लेंजा, ध्यान रखिए वेदौर द फ्लेंजा को याद रखना आप लोग। इन्हीं का काम था जो भी राजस्व वगैरह का काम या फिर कार्गो वगैरह जो होते थे, सामान वगैरह को इस एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भिजवाना इन फ्लीट के जरिए, मतलब जहाजी बेड़ों के जरिए, इन्हीं का जिम्मा था। दूसरा, पुर्तगाली लोग का एक धर्म का नीति भी था थोड़ा डिफरेंट। वो था क्या, मुसलमानों के प्रति असहिष्णुता। मतलब उन लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो उनके बिजनेस ओपोनेंट थे, बिजनेस प्रमोटर नहीं थे, वो ओपोनेंट थे। वो भी जितने भी मिडिल ईस्ट वाले थे, वो लोग भी तो हिंदुस्तान से बिजनेस करते थे, तो कहीं ना कहीं से उनके बिजनेस में कमी आई थी, इसलिए वो लोग उनको पसंद भी नहीं करते थे। और दूसरी बात, ईसाई धर्म को बढ़ावा देना। मैं आपको बताता हूँ, पुर्तगीज लोग ने गोवा में बहुत सारे मंदिरों को, मस्जिदों को भी ध्वस्त कर दिया था, और साथ साथ में बहुत सारे और भी जगह, बीजापुर वगैरह साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जिनको इन्होंने लूट भी लिया था। बस क्योंकि हिंदुस्तान में जितने ही मंदिर वगैरह पुराने ज़माने में हुआ करते थे, वहाँ गोल्ड वगैरह बहुत ज़्यादा, पैसे, धन, वैभव बहुत होता था, तो उन्होंने अपने धर्म के बढ़ावा करने के लिए कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान के धार्मिक फीलिंग्स को भी हर्ट किया था, जिसके कारण लोग उसको नापसंद भी करने लगे थे, बहुत गंदे तरीके से नापसंद करते थे। नेक्स्ट है पुर्तगालियों का मुगलों का हसान। अब देखो फेबर भी वो लोग खत्म कर लिया। अब देखो आसान क्या हुआ था, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ने अपने जहाज हेक्टर के साथ सूरत पहुंचे थे। उनके जहाज का क्या नाम था बच्चों, हेक्टर था। उसके साथ वो लोग सूरत में पहुंचे थे, जहां उन्होंने 30,000 रुपये वेतन पर 400 का मनसबदार नियुक्त किया गया था। 400 प्लेसेस का उन्होंने मनसबदार बना दिया था किनको, कैप्टन विलियम हॉकिंस को, जो भी कितने रुपये में, 30,000 रुपये। अभी के टाइम बहुत करोड़ों रुपया हो गया है, करोड़ क्या अरबों रुपया होगा ये, 30,000 रुपया बहुत ज़्यादा करेंसी था। लेकिन इनको ये एक बार में नहीं पे करना पड़ता था, साल भर का ये रेंट हुआ करता था। उसके बाद नवंबर 1612 का टाइम में कैप्टन ब्रेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन, एक छोटा जहाज जो कि ओसियंडर के साथ सफलतापूर्वक पुर्तगाली का मुकाबला किया। अब देखो इस टाइम में लड़ाई उड़ाई, मैंने आपको बताया ना कि लड़ाई करने लगे थे वो लोग आपस में, तो इस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी भी हिंदुस्तान में एंट्री कर ली थी, तो उन लोगों के साथ उन लोग का लड़ाई हो जाता। अंग्रेजी जहाज जो इसका नाम था ड्रैगन और छोटा जहाज ओसियंडर, ये दोनों मिलकर लड़ लिया पुर्तगालीज के साथ। अब पुर्तगाली के फ्लीट को साथ बहुत ही सफलता के साथ लड़ाई किया, और उसके बाद क्या हुआ, हुबली पर उन्होंने कब्जा कर लिया। लगभग 1579 में 1579 में शाही फरमान एक जारी किया गया, जो कि पुर्तगाली एक नदी तट पर बस गया। अब देखो ये लोग लड़ाई बहुत ज्यादा करने लगा, इनको लोग नापसंद करने लगे, तो ये लोग अपना नया बिजनेस करने के लिए कहाँ है, वेस्ट बंगाल की तरफ में आया था। वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी जो मुस्लिम साम्राज्य वाले थे उनका बहुत बड़ा शासन चला था, तो अब शासन उनका चल रहा था, तो इस जगह पे उन्होंने थोड़ी सी गलती की, इन्होंने ब्रिटिश के साथ लड़ाई की, तो वहां पे मुगलों के साथ ब्रिटिश की अच्छी जनती थी, और इस कारण से इनको क्या हुआ, पुर्तगाली लोगों को साथ लड़ाई हुई। किनकी, मुगलों को पहले तो इन्होंने मजा चखाया, फिर बाद में ब्रिटिश मिल गए। अब ब्रिटिश के साथ जब मुगल मिल गए, तब मुगल ने पुर्तगालियों को मजा चखा दिया, और गंदा मजा चखाया, और उनको पूरा का पूरा अपना जो एक उनकी मूर्ति भी थी, मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी के माध्यम से, कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने एक मूर्ति, एक चर्च बनाया था, तो वो मूर्ति वगैरह लेके जा रहे थे, तो मूर्ति भी उनकी पानी में गिर गई थी और वो लोग भाग गए थे। फिर बाद में जो पुर्तगीज थे उन्होंने अनुनय विनय किया था, तो बाद में जो मिल करके कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल दोनों मिल करने बोला ठीक है, तुम लोग अब तुम्हारी धार्मिक भावना को हम लोग ठेस नहीं पहुंचाएंगे, तुम मूर्ति लेके जाओ। तो बाद में वो लोग मूर्ति ले गए थे, और उससे पहले उन्होंने एक नदी तट पर सतगांव से थोड़ी दूर पे बंगाल में उनको एक छोटा सा जगह दे दिया, भैया यहाँ पे रहो, ठीक से रहो, ज़्यादा इधर उधर करोगे तो
मार दिए जाओगे। तो इस प्रकार का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हुआ करता था। 24 जून 1632 में हुबली पर उन्होंने कब्जा कर लिया और बंगाल के नए राज्यपाल उस टाइम में कौन बने थे? तो कासिम खान बने थे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर लास्ट हमारा आता है, ये इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों का पतन कैसे शुरू हुआ, क्या ऐसा उन्होंने गलती किया था। वैसे गलतियों को तो मैंने बहुत पहले से बता दिया हूँ आपको, लेकिन अब भी गलतियां उनकी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, उसको समझिएगा। सबसे पहला, मिस्र, फारस और उत्तर भारत के शक्तिशाली राजवंशों का धीरे धीरे उदय होने लगा। मराठा लोग के बीचों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, अशांत हो गए, और साथ साथ में इसी कारण से जो आसपास के पड़ोसी जो कंट्री मतलब राज हुआ करते थे उसमें नए नए राजाओं का उद्गमन हुआ। उसके बाद 1580 में स्पेन और पुर्तगाल के दो राज्यों के मिलन से छोटे साम्राज्य इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ स्पेन में युद्ध में घसीटते हुए भारत के व्यापार पर पुर्तगाली का एकाधिकार बुरी तरह से प्रभावित हो गया। अब देखो क्या हुआ इस टाइम में कि यूरोप में ही वो लोग आपस में लड़ लिए, इंग्लैंड, हॉलैंड, स्पेन, ये सब आपस में लड़ लिए। अब इस लड़ाई में क्या हुआ, बहुत बड़ा समस्या होगा। जो पुर्तगीज थे वो स्पेनिश लोगों से दुश्मनी कर लिए। और अब आपको मैं बताता हूं, वो जो ग्रीनविच से लकीर खींची गई थी, ये इसी का एक वहां पे इंपॉर्टेंस बनता है, क्योंकि एक साइड में, पश्चिमी साइड में कौन ले लिया, तो पुर्तगीज ले लिए थे, अब पूर्वी साइड में स्पेन ले लिया था। इसीलिए आप देखोगे ना, ब्राजील का कुछ प्रांत अभी भी देखिएगा जहां पे आपको स्पेनिश स्टाइल मिल जाएगा, स्पेनिश कुजीन, वहां पे जो गिरजाघर आपको मिलेंगे वो सब आपको पुर्तगीज स्टाइल्स के मिलेंगे। और वहां लड़ाई हुई, तो वहां की लड़ाई इंडिया में भी कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा इम्पैक्ट की थी, इंडियन प्रोविंसेस में। किन के लिए, तो हमारे जो पुर्तगीज थे उनके लिए। क्योंकि अब देखो रूट में ही लड़ाई हो रही है, रूट ही सड़ने लगा तो ऊपर का पेड़ क्या करेगा, वो भी धीरे धीरे सड़ने लगेगा, और इसी प्रकार से उनका पतन भी शुरू हो गया। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति बहुत खराब थी, वो लोग मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह को तोड़ने लगे थे। राजनीतिकता में डराते रहते थे लोगों को, एक दूसरे को लड़वाते रहते थे। बेईमान, उन लोगों का जो व्यापारिक जो पॉलिसी था वो बहुत ज़्यादा बेईमानी वाला हो गया था। कुछ पैसा लेते थे, कुछ पैसा बोलते थे। बिजनेस का जो भी बिजनेस जिन लोगों के साथ करते थे वो अच्छे से नहीं कर रहे थे, मतलब उनका डेली डेली चरित्र हो गया था। तो अच्छा चरित्र वाले के साथ कौन बिजनेस करता है, कोई नहीं करता है। अब बाद में क्या हुआ, वो लोग जब देख लिए कि भैया अब मेरा बिजनेस प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, तो वो समुद्र में, उनको तो तोप वोप रखने का पहले से ऑर्डर मिला हुआ था, तो अब भैया वो तोप वोप भी रखे हुए थे, अब समुद्री डाकू कहने लगे। क्योंकि जो भी डच थी, फ्रेंच थी, जो भी कंपनीज धीरे धीरे उस टाइम में आना शुरू की थी, उनको वो लोग लूट लेते थे। तो भैया लूट लेते थे, तो लूटोगे तो भाई अपना इंप्रेशन तो खो दोगे। तो धीरे धीरे इन्होंने इंप्रेशन भी अपना खोने लगे थे। बाद में गोवा, जो पुर्तगाली के, लास्ट में गोवा ही सिर्फ पुर्तगालियों के पास में रहा। विजयनगर साम्राज्य जब पतन हुआ, मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद वो भी उनके हाथ से चला गया। और इसी तरीके से क्या हुआ, मराठाओं ने क्या किया, 1683 में गोवा पे कर दिया आक्रमण। डच और अंग्रेजी कंपनियों का महत्वाकांक्षाओं का धीरे धीरे उदय हो गया, वो लोग धीरे धीरे फ्लोरिश करने लगे, क्योंकि वो पहले वाले आने वाले जो भी आगंतुक थे उनकी गलतियों को अच्छे से समझा और उस गलतियों को उन्होंने दोहराया नहीं। इस प्रकार से हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी और डच, नीदरलैंड वाले लोगों का भी बहुत अच्छा बिजनेस चलने लगा। और उसके बाद ब्राजील का खोज कारण, अब ब्राजील आपको पता होना चाहिए, ब्राजील खोज लिया गया था। तो वो जो डेट लाइन बना था, मतलब जो ग्रीनविच वाली जो डेडलाइन थी, उसके उस तरफ में ब्राजील खोज लिया गया। अब पुर्तगाली लोग चले गए उधर। अब भाई उसके बाद क्या हुआ, सिग्निफिकेंस, अब उनका महत्व क्या बना। सबसे पहला कि नौसेना शक्ति के उद्भव के रूप में उनको चिन्हित किया गया, बहुत अच्छे वो लोग नौसेना में थे। उसके बाद है पुर्तगालियों के पास तोप थे उनके जहाज पे। पुर्तगाली तटवर्ती पर संपूर्ण सैन्य योगदान 1630 में शुरू किए थे और स्पेनिश मॉडल पर पैदल सेना के ड्रिलिंग समूह की प्रणाली थी। अब उनके पास अच्छे शिप्स हुआ करते थे, उनके पास स्पेनिश स्टाइल के जो पैदल सेना थी वो भी थी उनके पास। तो यही सब उनका एक इम्पॉर्टेंट बनता है। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, समुद्री तकनीक पर उन्होंने धीरे धीरे उन्नत प्राप्ति कर ली थी, क्योंकि बाद में आने वाली 4 कंपनियों से पहले ये जो पुर्तगीज थे, इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस सीखा था अपने पूर्वजों के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बहुत पहले से ही समुद्र वगैरह में यात्रा करते रहते हैं। तो यहां तक हमारे आज का कंटेंट बच्चों कंप्लीट हो गया है। अगले दिन हम लोग डे 2 को शुरू करेंगे। और यहां तक अगर आप हमारी वीडियो को देख गए हैं तो शायद आपको वीडियो अच्छी ही लगी होगी। इस वीडियो का पीडीएफ कोशिश करूंगा जल्दी ही अवेलेबल करा दूं, लेकिन अगर पीडीएफ नहीं मिलता है तो सभी चीज़ों को आप स्पेक्ट्रम या फिर आप टाटा मैग्रो की हिल की बुक जो है उससे, और साथ साथ में स्वान पब्लिकेशन वाली जो बुक है, उन तीनों बुक में से किसी भी बुक से आप सभी चीज़ को आसानी से पढ़ सकते हो
और समझ भी सकते हो। तो आज की वीडियो को बच्चों हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे जल्दी ही इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है, जिसमें जो भी नई कंपनियां होंगी, जो भी कंपनियां, चारों कंपनियां हैं, उसको हम लोग धीरे 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 करके जल्दी से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर लो। हम लोग जल्दी ही 1K पर पहुंचने वाले हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जा रहे हो आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इट्स माय नीड। अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी मुझे बता दो। जो भी आपकी डिमांड होगी मैं उसको पूरा करने की भरसक कोशिश करूँगा। और प्लीज़ जाते जाते फिर से कह रहा हूँ, मेरा एक और चैनल है जहाँ पे करंट अफेयर्स चलता है, इंडिगो करंट अफेयर्स के नाम से आप उसको सर्च कीजिए और उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।